सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपके साथ एक विशेष विषय पर बात करने वाला हूँ। विषय का उन्वान यानी टाइटल है, या तो रूस नहीं या दुनिया नहीं। आखिर मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? कल तक मैं ही ये बात कर रहा था दोस्तों कि रूस ये जंग जीत चुका है। बहुत मैंने पिछले 6 से 7 सालों में ये विश्लेषण करने की कोशिश की थी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में बदल चुका है, पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं और अब अगली जो जो साम्राज्य होगा वो रशिया के अधीन होगा। यानी दुनिया रशिया के साथ मिलकर काम करेगी और रशिया के साथ मिलकर तरक्की करेगी या नहीं करेगी ये तो एक अलग बात हो जाती है, मगर ये तय है कि दुनिया का गठजोड़ जो है, जिस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका का एक साम्राज्य कायम है, एक अगर मैं कहूँ कि अमेरिका के साथ तो इसे हम पिछले 70-80 सालों से जोड़ सकते हैं। ब्रिटेन के और पश्चिमी जगत के साम्राज्यवाद को हमें 500 साल के आधिपत्य के तौर पर देखना होगा। 500 साल का ये आधिपत्य जहां पर अफ्रीकन, एशियन, हमें बाज़ाहिर तो दिखाई देता है दोस्तों कि भाई हम भी एक ताकतवर देश हैं, फला भी एक ताकतवर देश है, इसके पास परमाणु आ गया है, उसके पास परमाणु चला गया है। क्या ये परमाणु हथियार बना लेने से या फिर नए हथियार जो अभी भी हम पश्चिम के सभी देश अपनी कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा दूसरे देशों से ही खरीदते हैं, वो पश्चिम के ही देश होते हैं जहां से हम ये हथियार खरीदते हैं। ऐसे में क्या हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम पश्चिमी जगत को चुनौती दे सकें? नहीं। यूएसएसआर एक बहुत बड़ा संघीय ढांचा था, जो एक ताकत थी। हालांकि हिटलर ने बड़ी चुनौती दी थी और पश्चिम को लगभग धराशायी कर दिया था, मगर यूएसएसआर ने उस युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत कर ये साबित कर दिया था कि भाई मतलब एक यूएसएसआर एक बड़ी ताकत है। फिर परमाणु बम इसमें इंट्रोड्यूस हुआ और नई आधुनिक हथियारों की जो दुनिया शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये आधिपत्य कायम हो गया, साम्राज्यवाद कायम हो गया। शीत युद्ध के नाम पर चलता रहा, मगर कोई टकराव की स्थिति से बचते रहे दोनों देश, दोनों ताकतें। अब पिछले कुछ दिनों से, यानी 3 साल से ज्यादा हो चुका है जब से यूक्रेन शुरू हुआ है, और यूक्रेन में पश्चिमी जगत ने तय किया है कि हमें एक टकराव की स्थिति में ही जाना है और किसी न किसी तरीके से रूस को डिस्ट्रॉय कर देना है। यूएसएसआर उन्होंने तोड़ दिया था, रूस को खत्म कर देना है। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक टकराव की स्थिति से बचती हुई वेस्टर्न ताकतें नजर नहीं आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही हैं तो फिर अंजाम क्या होगा? तो अंजाम में मैं कुछ ऐसे गहन विषयों पर बात करूंगा जिसे मेरे ख्याल से चर्चा में आमतौर पर न कोई लाएगा न कोई सुनना चाहेगा, मगर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे लाना चाहिए। तो मैं इन विषयों को आज आपके साथ बात करना चाहता हूं। देखिए, ये होता क्या है इस पूरे खेल में दोस्तों? मुझे सिर्फ और सिर्फ जो प्रबुद्धता का लेवल है वो सबसे बड़ा कारण नजर आता है। मीडिया, अखबार, बुद्धिजीवी, विश्लेषक, इन सभी का एक बहुत अहम किरदार रहा है दुनिया को पश्चिमी जगत की गुलाम बनाए रखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन देशों के अंदर जब भी कोई टैलेंट पैदा हुआ, बना, पश्चिमी जगत ने उसे खरीद लिया, अच्छे पैकेज दिए, रिसर्च का मौका दिया, तकनीक में आगे बढ़ गए। आज मेरी बात हो रही थी एक साइंटिस्ट से। उन्होंने मुझे चर्चा में बताया कि डॉक्टर रणधीर सिंह उस वक्त एक नासा के साइंटिस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने एक चर्चा में उन्हें बताया था, क्या बताया था उन्होंने, कि 80 के दशक में परमाणु परमाणु छोड़ दीजिए, वो जो एक फ्यूजन, जो हम सूरज की फ्यूजन की बात करते हैं और जो हम रेडिएशन की बात करते हैं परमाणु बमों के, 80 के दशक में नासा में भी एक ऐसे फ्यूजन की बात, कोल्ड फ्यूजन की बात चल रही थी। यानी उसका धमाका तो वैसा ही होगा और वो विनाश भी उतना ही करेगा, मगर रेडिएशन नहीं होगा। यानी ये एक एक दुनिया है जो चल रही है, और वो दुनिया की जो ताकतें हैं ये ऐसे लोगों को दिखाई जाती है या बताई जाती है जो इन तमाम गद्दियों पर बैठे होते हैं। यानी वो एक हद तक तो
कोशिश करते हैं कि उन्हें आज़ादी मिले, मगर वो इतनी आज़ादी लेते हुए कोई देश नज़र नहीं आता नॉर्थ कोरिया की तरह। यानी नॉर्थ कोरिया को भी अगर देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट उसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि रूस के अधीन या रूस के साथ मिलकर ही वो सब कुछ है और चीन का सहयोग से ही वो सब कुछ है। अगर रूस और चीन अपनी जो सपोर्ट है वो हटा ले, वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा, ऐसी उसमें ताकत नहीं है। कुल मिलाकर ये जो हम ताकतों की बात करते हैं, लड़ाइयों की बात करते हैं और टकराव में और हम बहस करते हैं, ये हथियार उसके पास, इतनी फौज उसके पास, इतना ये सब कुछ उसके पास, ये हमसे करवाया जाता है। ये हमको टास्क दिया जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, हम आपसी लड़ाइयों में लड़ें और भिड़ें और हम उनके ग्राहक बने, उनके मजदूर बने और हम अच्छे टैक्स पेयर बने, उनको हमारे जो देश हैं वो अच्छे हथियार खरीदें, अपने आप को डेवलप करें। मगर हम उनके नज़दीक भी अभी नहीं पहुंचे हैं। हम नहीं, मैं बात अफ्रीका, एशिया, बहुत सारे देशों की कर रहा हूँ। अभी चीन भी बहुत तरक्की करने के बावजूद अगर रूस और अमेरिका के हम नज़दीक पहुंचने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता। हालांकि उसने अपना सूरज भी बना लिया, चांद भी बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ आगे जा सकता है, मगर बहुत कुछ आगे की बातें हैं। एक बात और है, ये जो प्रोग्राम में दोस्तों कर रहा हूँ, ये बात में जो आप कर रहा हूँ, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सेंसिटिव, समझदार और बुद्धिजीवी लोगों के लिए है। और चूंकि इसमें जो कुछ औसत दर्जे की बुद्धि के लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। वो इसे ट्रोल कर सकते हैं, इसका मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि वो इसीलिए पैदा हुए हैं। वो बेसिकली उनको उनकी एक सदियों की मेहनत जो पश्चिमी जगत की थी, मीडियाबाजी और ज्ञानवान उनको गुरुजी दिए गए, उनको बुद्धिजीवी दिए गए, वो जो गिफ्ट किए गए सभी लोग थे दोस्तों, तो ये सभी लोग इसीलिए दिए गए थे कि एक ऐसी नस्ल पैदा की जा सके, बहुत बड़ी तादाद में ऐसी नस्ल पैदा की जा सके कि अगर उनसे कभी कोई तथ्य और सत्य पर बात की जाए तो वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाएं और वो खुद एक सत्य दुनिया को नकार कर फंटेसी दुनिया में जी कर अपने आप को एडवांस, बुद्धिमान और सक्षम समझें। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कुल मिलाकर ये बात इसलिए मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि शोध का विषय यही है, शोध का विषय यही है। सीरिया के अंदर यानी गाजा के अंदर एक वार शुरू होती है। वारफेयर में ताज़ा सूरत हाल ये है कि मैं आपको बता दूं कि आज ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू जानते हैं कि मैं युद्ध बंद देखना चाहता हूं गाजा का, और गाजा की पीस डील चल भी रही है, मुझे लगता है हो भी जाएगी। यहाँ जो है द्रुज नाम की कुछ जातियां, जनजातियां, या फिर वो शिया मसलक की थी मगर फिर वो पूर्व जन्म में विश्वास करने लगे, फिर एक तबका है बड़ी तादाद में सीरिया के अंदर है, 8-10 लाख लोग हैं, वो अब अपनी खुशी से इजहार कर रहे हैं कि हमें सीरिया के बजाय इजराइल के साथ मिला लीजिए। वो गोलान के आसपास रहते हैं, हैदर के इलाकों में रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन हो गई है कि ये सब कुछ अचानक हो गई है, और ये मैं क्यों एक जनजाति या एक अलग से फिरके का नाम लिया है, तो मैं यहीं से इस बात की शुरुआत करने वाला हूँ। ये बात तय है कि जो मैं आज कहने वाला हूँ कि या तो दुनिया नहीं या रूस नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत ही खतरनाक लेवल पर आ पहुंची है। यहाँ एक बात, पूरी कोशिशों के बाद चीन ने इन्वेस्टमेंट किया, लोगों की सड़कें बनाई, उनको पैसे दिए, उनको कम ब्याज दिया, उनको हर इंसान को सुविधाजनक चीज दी। कैपिटलिज्म का जो फंडा होता है कि मात्र 20% लोगों को अच्छा सुविधाजनक बनाया जाए और 80% लोगों को सिर्फ गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाए, इस सिचुएशन से बाहर निकल के आज़ादी के साथ जीने की तरफ जो रूस और चीन की थोड़ी ले जा रही थी, खुशी खुशी ये जो दुनिया की जनता, जिनमें तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित विश्लेषक, तथाकथित इतिहासकार, ये सब कुछ जो इन्होंने पैदा किए, वो जो पैदा किए उनकी पैदावार जो आगे निकल कर आई है सामने, इन सब ने अपनी उस सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पश्चिम की जगत के उस जाल से सिर्फ एक ही तरीके से निकला जा सकता है। वो बाद में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सीरिया के अंदर हम देख रहे हैं कि खुश है नेतन्याहू की बढ़त जो है वो इजराइल में, उसको 2 सीटें भी मिल चुकी हैं, उसकी बढ़त बन चुकी है, रेटिंग ऊपर आ गई है। युद्ध लड़ा भी नहीं, युद्ध हार गया, समझौता भी कर लिया, मगर जीता क्या? जीता है धर्मों के नाम पर, मसलकों के नाम पर बंटवारा। क्योंकि ये जो अलग अलग विचारधाराएं पैदा की गई हैं, अलग अलग
शाखाएं बनाई गई हैं, हर धर्म में शाखाएं बनाई गई हैं, यही असली जाल और नेटवर्क है जिसको तोड़ पाना असंभव है। मतलब इसकी संभावना भी नहीं है बिल्कुल भी कि इस पर कोई काम किया जाए या फिर ये कुछ बहुत कुछ इसमें प्राप्ति हो सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वजह बहुत मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो मिस्टर जुलानी, जिसको बिना लड़े ही वहां की सत्ता सौंप दी गई है और विजय हो गई है और मुजाहिद जीत गया है, ये सारा खेल अलग अलग पॉकेट में जिंदा रखा था। ईरान, सऊदी, यूएई, ये सभी जो देश हैं इनके सबके अपने समर्थक हैं और इन समर्थकों में एक मसलक और एक धार्मिक डिवाइडेशन जो है वो न कहते हुए भी सभी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, सभी कहेंगे कि एक होना चाहिए, सभी कहेंगे कि ये सब वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। ये सब बातें दोस्तों की जाती रहेंगी, मगर सत्यता क्या है? क्या सचमुच इस जाल से ये बाहर निकल सकते हैं? और इस जाल से बाहर निकले बगैर क्या दुनिया आजाद हो सकती है? पश्चिम से नहीं हो सकती। मैं जिसकी बात करना चाह रहा था वो ये था कि जो हमने फ्यूजन की बात की कि 1980 के दशक में जब नासा के अंदर कोल्ड फ्यूजन पे काम चल रहा था, तो रूस के अंदर भी एक जबरदस्त काम चल रहा था और ऑर्शनिक मिसाइल और उसके जो हथियार, उसका जो वारहेड है जो बनाया है रशिया के अंदर, जिन्होंने दावा किया है कि सूर्य से 1500 डिग्री जो है वो जरूर कम है, मगर 5500 डिग्री सेल्सियस तक जो है सूरज की तापमान यानी उसका फ्यूजन होता है और ये जो बम है ये 4000 सेल्सियस तक पहुंचता है। मतलब सूरज के लगभग नजदीक है, क्योंकि ये कोल्ड फ्यूजन है। यही वो कोल्ड फ्यूजन है जो 80 के दशक में डॉक्टर रणधीर सिंह ने एक साइंटिस्ट को बताया कि वो जो है, मतलब जिनसे मैंने बात की थी कि भाई वो कोल्ड फ्यूजन पे बात कर रहे थे कि रेडिएशन भी ना हो, यानी लोगों को मार भी दिया जाए और उस जमीन का, उस इलाके का, उस टुकड़े का इस्तेमाल भी कर लिया जाए, कई साल तक जो है उसे खराब ना करने दिया जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि जो मसलकों का खेल है ये क्या है? ये मसलकों का खेल और धार्मिक जो शाखाएं हैं उनके डिवाइडेशन का गेम क्या है? असल गेम ये है कि न चाहते हुए भी इन शाखाओं के बीच में बटे हुए जो लोग हैं वो एक दूसरे से एक होने की बात करते हैं, अंदर अंदर सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। इतने टुकड़ों में बटे हैं, इतने टुकड़ों में बटे हैं, हर धर्म के अंदर जो है इन्होंने, मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी को अगर हम छोड़ दें दो डिवाइडेशन को, तो उसके बाद जिनको इन्हें टारगेट करना है, जिन इलाकों को इन्हें टारगेट करना है, उन्हें इस तरीके से बांटा है कि ये एक नहीं हो सकते और ये एक बड़ी तादाद में दिखने के बावजूद जो है इतना ज्यादा बिखरे हुए हैं कि एक दूसरे की अच्छी बात भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, सच्ची बात भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि चाइना और रूस जो एक, मैं कहूँ उसे साम्यवाद या फिर लोगों की एक करने की मुहिम और सबको एक गुलामी की जंजीर से पश्चिम की आजाद कराने का जो एक सिलसिला था वो शायद टूट गया है। और यहाँ चीन और रूस को शायद हार माननी पड़ेगी, क्योंकि जो लोगों के बीच में दिलों में जो निकल के आ रहा है उसमें किसी एक मुद्दे पर क्या होता है कभी कभी कि कोई एक मुद्दे पर मुसलमान जाहिर तौर पर एक दिखाई देते थे कि इजराइल को यहाँ नहीं रहना चाहिए, फलस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, गाजा को आज़ाद होना चाहिए, ये एक दिखाई देते थे, मगर एक दूसरे के खिलाफ जो है बड़ा दुश्मनी का भाव था। इस दुश्मनी भाव के नाम पर जो है वो टेररिस्ट ग्रुप बनाए गए, उन्हें मुजाहिद नाम दिया गया, किसी ने उन्हें टेररिस्ट नाम दिया, किसी ने उन्हें मुजाहिद नाम दिया, किसी ने विद्रोही नाम दिया, किसी ने रेबल्स कहा, अपनी अपनी परिभाषाएं घड़ ली। कुल मिलाकर ये जो समाज के अंदर अलग अलग बंटवारा है, इन तमाम बंटवारे को लेकर ही इन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया।
दोस्तों, ये जो तमाम मामले हुए हैं, ये मामले मुझे मेरे ख्याल से स्पष्ट ये बात साबित कर रहे हैं, ये कहने और समझने पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं उस विषय पर बात जरूर करूं जिस विषय पर सच तो कोई भी नहीं बोलेगा, सच तो कोई भी नहीं बोलेगा, मगर ये रहेगा, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ड्रामा एक किया जाता रहेगा, नहीं इस मुद्दे पर एक हुआ जा सकता है, ये होगा नहीं। ईरान के विरोधी खेमे के लोग स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि वो निश्चित रूप से ईरान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो उसे बिखरते हुए, कमजोर होते हुए, टूटते हुए देखना चाहते हैं। ये मुसलमान ही। एक बहुत बड़ा तबका सऊदी अरब की बादशाहत को खत्म देखना चाहता है, बर्दाश्त करना नहीं चाहता, और ये सब कुछ ईरान और सऊदी समर्थकों के बीच चल रहा है। इससे नीचे की साइकोलॉजी पर आते हैं जो समझना चाहते हैं, यानी दोनों तरफ जो है कुछ ना कुछ है, दोनों के अलावा तीसरा भी अलग अलग खेमे में बटी हुई चीजें हैं जो अलग अलग हिस्सों में चीजों को बांट के रखा है। छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे समूह हैं, छोटी छोटी विचारधाराएं जो है तथाकथित इनके बुद्धिजीवियों पर, पत्रकारों पर, धार्मिक गुरुओं पर पैदा करवाई गई हैं, जिस जाल और जिस नेट से ये बाहर नहीं आ सकते और एक बहुत ऊंचे लेवल पर फलसफे को समझने की कोशिश नहीं कर सकते कि अगर हम ईश्वरवाद की बात करते हैं या किसी धर्म मजहब की बात करते हैं तो हम क्यों एक ऐसे अनजस्टिफाइड लोगों की बात पर आकर उन्हें फॉलो करते हैं जो साइंटिफिकली या फिर तर्क संगत चीजों को, तर्क सिर्फ एक दूसरे से नफरत के लिए आपको जो है उकसाते हैं और एक गोलबंदी बनाते हैं। हम समझने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आप अगर इंटरनल बातचीत, आप लोग, मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने अपने मनों में झांक लीजिएगा। जब आप लोग इकट्ठे होते हो, जब आप लोग बैठते हो, तो आप लोग क्या करते हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई छोड़ दीजिएगा, मतलब ये सभी में जो अलग अलग खेमे हैं, जो बंटवारे हैं, इन सब के बीच में जो समाज के लोग हैं, हम लोग एक दूसरे के प्रति नफरत भरी बातें करते हैं। जब हम अपनी कम्युनिटी में इकट्ठे होते हैं, जब हम एक समूह के लोग इकट्ठे होते हैं, तो दूसरे समूहों को मानसिक तौर पर हम जो है टारगेट करते हैं और उनको जो है नीचा दिखाने की, ऊंचा दिखाने की, दुश्मनी की, खत्म करने की, ये सब भावनाएं हमारे अंदर होती है। और ये हमारे जो आदर्श लोग होते हैं वही हमको गिफ्ट में देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा जाल है जिससे ये दुनिया नहीं निकल सकती अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दुनिया को इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं लोग, ये वो बात समझ चुके हैं कि कॉमन मानव बुद्धि बहुत आसानी से तथाकथित चंद प्लांटेड लोगों को, उनका बार बार क्या नाम लेना है, उन लोगों के हवाले कर दी गई है, तो ये उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। ये वो केकड़े हैं, जब इन्हें खुले ढक्कन के साथ एक डब्बे में रख दो तो एक दूसरे की पैर पर वो चिपके रहेंगे और खुले ढक्कन के बावजूद भी ये डब्बे से बाहर नहीं जाएंगे। ये वही केकड़े हैं। तो ये बात जो है वो अपनी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि तमाम कोशिशें, ताकत और आधुनिकता के बावजूद रशिया ये जंग हार चुका है। रशिया को अब अगर ये जंग जीतनी है तो ये जंग जीतने के लिए रशिया को दुनिया को चुनौती देनी पड़ेगी, और अपने अकेले के दम पर अगर पश्चिमी जगत को रूस हरा सकता है तो ही दुनिया की ये भीड़ रूस की तरफ चली जाएगी, मगर इस मानसिक गुलामी से कभी बाहर निकल पाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। खास तौर से अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूं तो इसका नतीजा एग्जाम्पल देके करता हूं। हिंदुओं के साथ भी ये बात लागू होती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ भी ये बातें लागू होती है, मगर मैं मुसलमानों का एग्जाम्पल देता हूं। अफ्रीकन देशों में, एशियन देशों में, हालांकि मैं चाइना के मुसलमानों से मिला हूं, उनकी राय, उनकी ओपिनियन बिल्कुल अलग है। उनकी ओपिनियन इस तरह की नहीं है जिस तरह की भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ देशों की जो मानसिकता है। चाइना के मुसलमानों की ऐसी मानसिकता मुझे नजर नहीं आई है। जितनी मैंने बातचीत की है वो अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने सिस्टम में खुश हैं। यहाँ मुझे जो देखने को मिलता है वो ये है कि लोग भारत में रहते हैं,
पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, ये सभी के सभी या तो सऊदी अरब के बहुत बड़े समर्थक पाए जाते हैं या ईरान के बहुत बड़े समर्थक पाए जाते हैं। और इनकी इस हद तक जो है मानसिक और ब्रेन वॉश जो है इनका किया जा चुका होता है कि इनको पता ही नहीं चलता कि तुम अपने देश में रहते हो, तुम्हें अपने देश के विकास, अपने देश के भाईचारे, अपने देश के सिस्टम के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। इसकी तरक्की, इसको आगे बढ़ाने की जो भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो छोड़कर हम ये देखना चाहते हैं कि मैच में किसी भी तरह के, चाहे लड़ाई का हो, युद्ध का हो, फुटबॉल का हो, कि सऊदी अरब जीतने वाला है, कि ईरान जीतने वाला है, कि मतलब ये जो एक अजीब सी हमारी मानसिकता को डेवलप किया गया, ये बता के कि हम सब एक हैं, मुसलमान एक हैं। और इस एक के चक्कर में कुछ ईरान के बहुत बड़े फॉलोवर हैं कि वो ईरान के बारे में एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और दूसरे सऊदी अरब के बारे में जो है एक लफ्ज सुनना और देखना नहीं चाहते। तो ये दुनिया में रहते हैं, दुनिया के देशों में रहते हैं, और वो ईरान और सऊदी अरब के लोग अपने देश की के साम्राज्यवाद को जो है वो फैलाना चाहते हैं। मगर ये लोग मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं। ये लोग उन्हीं की सोचते हैं कि वो हमारे भाई हैं, और वो भाई जो हैं इस वक्त अरब के अंदर हमें दिखाई देते हैं कि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। सऊदी अरब को जो है कतर को धमकी देकर उसकी फाउंडेशन लगा देता है। ईरान जो है वो कुछ इलाकों को तोड़कर सऊदी अरब को परेशान करना चाहता है। सऊदी अरब जो है वो यमन के जरिए जो है इराक में से शिया हुकूमत को, सीरिया में से शिया हुकूमत को बदल के उनका तख्ता पलटवार करना चाहता है। तुर्की अपने चक्कर में लगा हुआ है कि मेरा दोबारा से जो ऑटोमन एम्पायर है उसे किसी तरीके से हासिल करूं, नहीं करता तो कम से कम पश्चिमी अपने भाइयों की गुलामी करते हुए, आगे बढ़ते हुए मैं कुछ ना कुछ ऐसा तो करूं कि मेरी नस्ल के लोग बिल्कुल अलग तरह के हैं। अरबियों से वो सख्त नफरत रखते हैं, ईरान से भी कोई बहुत मोहब्बत रखते हो, तुर्क वाले ऐसा नहीं है। तो ये एक अलग सा तीसरा ही खेमा है जो अपने आप को बढ़ाए चला जा रहा है। और इन तीनों पार्टीशन के बीच में दुनिया के देशों में रहने वाले मुसलमान जो अपने बारे में जिन्हें सोचना चाहिए था, जिन्हें ये झूठ बोला जाता है कि हम सब एक हैं और भाई भाई हैं, वो अपने भाइयों को भाई मानने के लिए तैयार नहीं होते, मगर वो भाई ईरान को और सऊदी अरब को मानते हैं। ये मूर्खता का लेवल इतना बड़ा बना दिया है कि ये दुनिया भर में जलील हो रहे हैं, दुनिया भर में रुस्वा हो रहे हैं, इनसे लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। इनको ईरानी या सऊदी माना जाता है, जबकि ये होते अपने देश में है, कमाते अपने देश में है, खाते अपने देश का है, काम अपने देश के लिए करते हैं, मगर इनके दिमाग और दिलों में जो है ईरान या सऊदी अरब होता है। इस वजह से इनके ऊपर से दूसरी कम्युनिटी का विश्वास उठ जाता है, और इनको ये जानबूझकर ये उठ जाता है का मतलब ये होता है कि जैसे भारत में कोई विश्वास उठ रहा है तो ऐसी सूरत में भारत कमजोर हो रहा है। पश्चिमी जगत के षड्यंत्र को अगर समझें तो वो ये है कि मुसलमान ज्यादा होते हुए वो आपस में बटे हुए हैं, हिंदू और मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, फिर हिंदू आपस में बटे हुए हैं। ये सारी बंटवारे को करने के बाद एक बहुत बड़ी आबादी जो बहुत आगे जाकर बहुत कुछ अचीव कर सकती है, ये बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। एक दूसरे की दुश्मनी में, एक दूसरे को मारने के फिराक में घूमते रहेंगे, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहेंगे, और ये सब कुछ मिलाकर अपने देश को बर्बाद करेंगे, किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 500 साल से राज करने वाला पश्चिमी जगत फिर 500 साल तक राज करता रहेगा। अगर रूस ये जंग हार जाता है तो फिर इसके बाद एक नई गुलामी की जो है शुरुआत होगी, और खुशी खुशी लोग गुलामी करेंगे। हो सकता है आपको इस पे गुस्सा आए, या हो सकता है इसे आप प्यार आए, हो सकता है आप गुलामी बन के बड़े खुश रहते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी, अपनी दुनिया हो सकती है। मैंने जो समझा, मुझे जो लगा कि मुझे इस पर एक लंबी सी बात करनी चाहिए, इस साइकोलॉजी पर, इस कहानी को समझने के लिए कि आखिर क्यों ये देश जो है वो दुनिया में कभी आगे नहीं आ सकते या आना नहीं चाहते। देखिए, तकनीक में, हथियार में, ताकत में और टेक्निकल मामलों में सिर्फ 2 ही देशों को मैं बिल्कुल बहुत आगे मानता हूं। उनके वो सब रहस्य वो सामने भी नहीं लाते, जो वो एक बहुत बड़ी हथियारों का डेमोस्ट्रेशन अभी लोगों के सामने भी नहीं ले के आ पाए हैं। छोटे मोटे ये देश जो अपने आप को एक व्यापार के तौर पर एक दूसरे की लड़ाई में उनके हथियार खरीद कर बाजार को जरूर चला सकते हैं, मगर उन्हें चुनौती देने की इनकी किसी की औकात नहीं है। अलबत्ता ईरान के ड्रोन चले गए, ईरान मार देगा, ये कर देगा, ये बकवास है, सब कोई कुछ नहीं है। ये सब के सब कहीं ना कहीं उनके गुलाम है और उनके इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। और ये इसलिए नाचते हैं क्योंकि जनता दुनिया के अंदर जो है वो एक अजीब से
अंधकार में पड़ी हुई है और जो इन्हें सर्वज्ञानी इनके पास मौजूद हैं, दरअसल वो इन्हें एक ऐसे खड्डे में ले आए हैं जो बिल्कुल इन्हें निकलने देना नहीं चाहते और झूठ बोलते हैं कि ये ज्ञानी है, बकवास करते हैं कि ये ज्ञानी है। तबाह करके रख दिया इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को। ये मैं इन लोगों से चिढ़ता ही नहीं, नफरत करता हूं। सवाल यह है कि रूस को ये जंग अकेले लड़नी पड़ेगी और अगर वो जीत पाया तो दुनिया के कुछ हिस्से को, कुछ मानवों के मस्तिष्क को जरूर आजाद करा पाएगा। पर दुनिया ऐसी है, ऐसी चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज जंगल में सर्दी में एक अलग अंदाज में आपसे बात की। इजाजत दें। खुदा हाफिज।